नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए लक्ष्मी न्यूरो क्लिनिक में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो न्यूरो फिजिशियन है, नस एवं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। इससे पहले भी डॉक्टर साहब से हमने माइग्रेन पे चर्चा की थी। अभी हम चर्चा करेंगे स्लीप डिस्क क्या है। स्लीप डिस्क जो कि लोगों को हमेशा दर्द हो जाता है, लोगों की शिकायत होती है सर स्लीप डिस्क हो गया, तो इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे कि स्लीप डिस्क है क्या, इसके लक्षण क्या है पहचानने के, इसका इलाज कैसे होता है, इस सब के बारे में जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, पीटीएन दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्लीप डिस्क पे, जो कि काफ़ी कॉमन है। आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जिसमें काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है, पोस्चर भी काफ़ी लोगों का अटपटा हो जाता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में उतना ख्याल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें स्लीप डिस्क काफ़ी आजकल कॉमन है। इवन यंग एज के लड़कों में भी कॉमन आ रहा है। तो आज हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्लीप डिस्क है क्या सर? स्लीप डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुदंड, हिंदू में बोलते हैं। जो मेरुदंड होता है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ये तो शुद्ध भाषा होगी मेरुदंड, पर आम भाषा में रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसमें हड्डियां जो होती हैं, तो हड्डियां ऐसे 1 बाई 1 33 हड्डियां होती हैं, एक एक पीस करके। तो उन दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, उनके गैप में जो एक तरह का पदार्थ होता है, एक तरह का हम कहें पेस्ट लाइक मटेरियल होता है, जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उस टाइप का, उस कंसिस्टेंसी का मटेरियल रहता है। और वो बीच में आप जैसे हम कैसे बताएं कि आपको जैसे मोटरसाइकिल में एक शॉकर लगा होता है, उसी शॉकर का काम करता है। जैसे हम लोग उछलते कूदते हैं या दौड़ भाग करते हैं, तो जो हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर का काम जैसे मोटरसाइकिल में होता है, वैसे ये हमारे लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और क्योंकि वो जो हमारी हड्डियों का आपस में घर्षण होने से बचाता है, और उन हड्डियों के गैप्स के बीच में चूँकि नर्व्स भी पास करती हैं, तो उनको चूँकि वो अगर ना रहें तो ऐसे भी दर्द ज़्यादा होगा, और उनके स्पेस कम होगा तो फिर हड्डियों का स्पेस कम होगा, तो फिर हमारे नर्व्स दबने का चांसेस बढ़ जाता है। ये है। कैसे पहचानेंगे सर कि दर्द ये स्लीप डिस्क का ही है? एक्चुअली स्लीप डिस्क ज़्यादातर दो जगहों पे कॉमन होता है। एक तो गर्दन में होता है और दूसरा कमर में होता है। तो गर्दन में दर्द बोले तो यंग एज में ज़्यादा होता है, और कमर दर्द जो होता है वो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर एक्चुअली क्या होता है, गर्दन में जो जैसे स्टूडेंट्स हैं, गर्दन में दर्द का मतलब क्या सर? डिस्क तो हर एक जगह पे है। जी जी, सर्वाइकल। डिस्क हाँ, सर्वाइकल से लेके लंबर तक, इसको लंबर बोलते हैं। बीच का ऊपर गर्दन के का सर्वाइकल होगा, बीच का थोरेसिक हो गया, और नीचे का जो लंबर बोलते हैं। ये 3 पार्ट में बेसिकल जो मेजर जो बीच में डिस्क होता है। तो इनमें जो प्रॉब्लम आती है, या तो गर्दन पर, जैसे गर्दन का मूवमेंट ज़्यादा है मैक्सिमम, और कमर का मूवमेंट ज़्यादा है। तो इन दो जगहों पे चूँकि मूवमेंट होने की वजह से जो बीच का गद्दा है, जिसको डिस्क बोलते हैं, वो खिसक जाता है। वो खिसकने की वजह से आपके नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है और आप दर्द महसूस करते हैं। या फिर चूँकि नर्व्स के थ्रू दर्द ही नहीं होगा, चूँकि मांस में ताकत भी वहीं से आएगी, तो ताकत का जो उसमें ताकत भी कमी होने लग जाती है। तो जो गर्दन का जो डिस्क है वो ज़्यादातर यंग एज में और स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। गर्दन में चूँकि गर्दन में झुकाव ज़्यादा है, या कोई IT प्रोफेशनल है, या कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक वर्क करता है, इवन बैंक पर, कोई भी जो ज़्यादातर गर्दन में मूवमेंट ज़्यादा रहता है और लगातार एक ही पोजीशन में पड़े रहते हैं, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कमर दर्द जनरली यंग एज में बहुत कम मिलता है, लेकिन कम मिलता है। और जैसे जैसे उम्र आपकी बड़े 40 के बाद, 40-50 के आसपास जो बढ़ता है, तो नॉर्मली एक ऐसे भी शरीर जैसे से अब एक जवानी के बाद अब शरीर डलने लगती है, तो हर एक जगह थोड़ा सा खराबी तो आनी शुरू होती है। पर वहाँ पे उम्र के हिसाब से जो कमर का जो प्रेशर पड़ता है, तो धीमे धीमे वो फिर वहाँ पे डिस्क बाहर निकलने लगता है। तो बाहर निकलने के कारण फिर नसों पे दबाव पड़ता है, फिर आप दर्द महसूस करते हैं। दर्द अलग तरह के का शुरुआत में होता है कि अचानक से कोई भारी सामान आपने उठाया, कमर पे जोर पड़ा और अचानक से वो डिस्क खिसका, अचानक से सीवियर, इतना सीवियर पेन होगा कि आप मतलब बर्दाश्त से आपके बाहर होगा। वही हम पूछने चाह रहे थे सर कि पेन कैसा होता है?
दो तरह का, एक तो मतलब क्रोनिक पेन होता है जिसको जो धीमे धीमे बढ़ता है, जी जो बीमारी धीमे धीमे बढ़ रही है वो आप बर्दाश्त करते 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 एक स्टेज के बाद आते हैं जहाँ कि आप चल भी नहीं पाते हैं। और एक होता है अचानक से कोई भारी सामान आपने उठाया जी। और कमर में पट की आवाज आएगी या अचानक से दर्द उठेगा, वो बहुत ही तीव्र दर्द होगा और आपके बर्दाश्त से बाहर होगी, ना ही कोई जल्दी इंजेक्शन काम करेगा ना ही कोई जल्दी गोली काम करेगी। तो अचानक से उठी हुई दर्द होती है, अचानक एक्यूट कंडीशन जिसको बोलते हैं कमर में। और जो धीमे धीमे बढ़ती है, थोड़ा 2 दिन दर्द का खाया, आराम किया, तेल मालिश करा लिया, आराम मिल गया, फिर वो कुछ दिन ठीक रहा, 1-2 महीने 6 महीने, फिर दर्द हुआ। तो ये ज़्यादातर कि कमर पे जो आजकल जैसे मैक्सिमम खड़े होकर काम करना है या झुक के काम कर लिया या कोई झाड़ू देता जा रहा है, कमर में दर्द है फिर भी झाड़ू दिया जा रहा है या दर्द दवाइयाँ खा करके काम किया जा रहा है, कमर पे जोर पड़ते ही जा रहा है, वो फिर वो दवाइयाँ खाते 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 अभ्यस्त हो चुका है। और लास्ट में जब एक स्टेज आती है जहाँ से नर्व बिल्कुल कंप्लीट प्रेशर में है, बिल्कुल स्पेस नहीं बचता है नर्व के लिए और कंप्लीट वहाँ दबाव बढ़ हो जाता है, तो उसके बाद झंझनाहट आती है पैर की उंगलियों में, फिर पैरों में ताकत कम होने लग जाती है। जैसे कोई खासकर एक टिपिकल जो बोलते हैं कि कोई पेशेंट जा रहा है यहाँ से, पहले 5 किलोमीटर जाने पर उसको दर्द होता था, पैर भारी होता था, झंझनाहट होती, तो 5 मिनट बैठ गया, आराम मिल गया, फिर वो चल दिया। अब वो धीमे धीमे दूरी घटती चली जाएगी, 5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर पे भी जाने पे उसको दर्द होगा, भारीपन होगा, झंझनाहट होगी, 5 मिनट बैठेगा फिर वो चल पाएगा। ये टिपिकल सिम्टम है कि उसको डिस्क में उसको प्रॉब्लम आ रही है और उसके नसों पे दबाव हो रहा है। तो इसका इलाज, जांच क्या होता है सर? जांच तो इसका एक ही है, एमआरआई। एमआरआई, इसके अलावा कोई और जांच नहीं है इसमें, बस एमआरआई ही बताएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन नसों की कहाँ पे है और डिस्क की कहाँ तक पहुँची हुई है प्रॉब्लम। उसी से आइडेंटिफाई आदमी करता है कि कितना सीरियस है, कब तक मेडिसिन से आराम मिलेगा, कब उसको ऑपरेशन पे जाना है। अब तो सर ने बताया कि दवा कितना मात्रा में लेना है उनका हमारे जांच पे ही पता चलता है, लेकिन कुछ ये बताया जा रहा है कि बिना दवा के भी, बिना ऑपरेशन के भी ये स्लिप डिस्क ठीक किया जा सकता है, वो क्या है सर? स्लिप डिस्क का 2 तो मेन इलाज है, एक तो दवाइयाँ, एक सर्टेन लेवल तक जब डिस्क दबाव में है तब तक तो दवाइयाँ काम करती हैं, एक सर्टेन डिस्क लेवल के बाद ऑपरेशन की बात आती है। इसके बीच में एक चीज़ ओजोन थेरेपी आजकल इस्तेमाल होने लगी है, पटना में मैं देता हूँ, लेकिन उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि अगर आपके मांस में झंझनाहट तक तो वो ठीक है, लेकिन कमजोरी आने के बाद फायदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर ओजोन थेरेपी का सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 1 से 2 बार या 3 बार भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बार में ही ज़्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है। आराम मिलने का ये है कि आपको पेन में आराम मिल जाएगा और वो धीमे धीमे, अगर 5-6 महीने के बाद धीमे धीमे और भी आराम बढ़ता चला जाता है, लेकिन आपको प्रिकॉशन तो ज़िंदगी भर मेंटेन करना पड़ेगा। वो कोई ये कहें कि मतलब बिल्कुल ही जड़ से मिटाने वाली प्रॉब्लम तो ये है नहीं, चाहे ऑपरेशन हो जाए या जो ओजोन थेरेपी हो जाए या दवाइयाँ हो जाए। मेन स्लिप डिस्क का जो इलाज है वो आपके बचाव पे डिपेंड करता है, जो आपको बताया जाता है कि भाई कमर पे जोर नहीं देना है, झुक के काम नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, या कोई भी ऐसा जैसे आप मान लें गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो मोटरसाइकिल पे जहाँ भी ऊंच नीच है वहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा, बिल्कुल जर्किंग से बिल्कुल आपको बचना है, कमर पे किसी तरह का दबाव बेसिकली नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे आप अब जिसको प्रॉब्लम हो गई उसको तो इंडियन टॉयलेट में भी जाने में मुश्किल है, क्योंकि फिर बैठने फिर जोर पड़ेगी, फिर वो दिक्कत बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो बचाव ही आएगा, उसके बाद ओजोन थेरेपी है, मेडिसिन है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो सर्जिकल में है कि सर्जिकल महंगा है, ओजोन थेरेपी आपका सस्ता है, इतना ही। ओजोन थेरेपी क्या इंजेक्शन के द्वारा आपने बता रहे हैं? ओजोन थेरेपी जो दी जाती है बेसिकली, ओजोन जो डिस्क हमारी है उसकी बनावट में ऐसा है कि 80% उसमें वाटर होता है और ओजोन जो है एक कहें कि एक ऑक्सीजन का ही एक टाइप है और वो मशीन के द्वारा ऑक्सीजन ले करके ओजोन में कन्वर्ट किया जाता है। वो एक गैस है एक तरह का, जो कि डिस्क में जा करके एक से मशीन के द्वारा
जहाँ जो डिस्क आपकी निकल रही है, जो जो नसों पे दबाव बना रही है, उसके सेंटर पे जाकर के वहाँ पे एक इंजेक्शन उस गैस को दे दिया जाता है। तो गैस धीमे धीमे करता है कि जैसे आपकी जैसे कहें कि मिट्टी जब गीली होती है तो फैली जाती है और सूख जाती है तो सिकुड़ जाती है। तो ये ओजोन का भी प्रॉपर्टी ऐसा ही है कि वो सुखाने का काम करता है पानी को। तो 80% तो वाटर है डिस्क में, और उसने मान लिया 70 कर दिया, 60 कर दिया, तो जो आपकी डिस्क थी थोड़ी छोटी हो गई तो नस को पास करने का जगह मिल गया और आपका दर्द खत्म हो गया, सिम्टम से आप रिलीफ हो गए। लेकिन अगला काम है फिर वही कि प्रिकॉशन लाइफ लॉन्ग। तो स्लीप डिस्क हो जाने पे चाहे कोई भी इलाज करा लें, दवा है, आपको ऑपरेशन है या ओजोन थेरेपी, डॉक्टर साहब ने ओजोन थेरेपी भी एक बताया कि ओजोन थेरेपी के द्वारा भी आपका बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है। लेकिन कारण ये है कि आपको बचाव खुद अपना करना होगा। अगर अपना बचाव आप करते हैं तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। और बचना क्या है, जो बीमारी हो गई वो तो होगी, लेकिन उसमें कुछ निजात मिल सकता है, डॉक्टर साहब का ये कहना है। तो और इसके जैसे किसी को हो गया तो खान पान में भी कुछ परहेज करना पड़ता है क्या? नहीं, खान पान में नहीं परहेज करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर मोटापा, खास करके जो हमारा इंडियन है कि थोड़ा बेली तोंद निकल जाना है, वो भी एक थोड़ा सा कारण रहता है। और उससे भी एक्चुअली क्या होता है कि रिलीफ मिलने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि एक तरह से पेट खींच रहा होता है। तो थोड़ा सा आदमी का जो कर्वेचर जो नॉर्मल मेंटेन होना चाहिए, जो हमारे वर्टिब्रा का जो रीढ़ की हड्डियों का कर्वेचर होता है, वो कर्वेचर डिस्टॉर्ट हो जाता है एज के हिसाब से भी और तोंद निकलने की वजह से भी। तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसलिए खान पान का ऐसा है कि थोड़ा वेट लूज हो और वेट थोड़ा सा मेंटेन हो। बाकी ऐसे इस बीमारी के लिए अलग से कोई खान पान है नहीं और ना ही कुछ मना किया जा सकता है। तो बस खान पान से आपको वेट मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपको लंबे समय तक आराम रहे। खान पान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। खान पान में सिर्फ आपको मतलब वेट मेंटेन करना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं है। आप मोटापा अपना कम करें और सर का कहना है कि मोटापा कम करेंगे तो आप इस रोग से बच सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो लक्ष्मी नीरो क्लिनिक के संचालक हैं और डॉक्टर हैं। सर, आपने बहुत अच्छा राय दिया। आप चलते चलते हमारे दर्शकों को और कुछ सुझाव दें जिससे स्लिप डिस्क बच सके। स्लिप डिस्क बचने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में लंबे समय तक एक ही पोस्चर में ना बैठें। अगर बैठते भी हैं तो जैसे अगर आपको बैठने का जो है एक थोड़ा सा स्ट्रेट, थोड़ा सा कमर झुका करके नहीं बैठना है, ऐसे थोड़ा स्ट्रेट होकर मैक्सिमम टाइम आप रहें और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें। और ख़ास करके जो यंग लड़कों में, खास करके जो नई आज स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, तो उनका तो बिल्कुल जो कर्वेचर होता है बिल्कुल आदमी का सीधा ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये उस पर वो चलाते भी वैसे ही हैं, तो वो फिर कमर पे जोर काफ़ी पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें डिस्क यंग एज में वो आती है। दूसरा चीज़ कि मैं अक्सर जिम वगैरह में देखता हूँ कि जिम लोग जाते हैं और ट्रेडमिल पर काफ़ी तेज दौड़ते हैं, उससे भी फिर मैं आपके जो आपका डिस्क है उस पर काफ़ी फिर जोर पड़ता है। उस वहाँ वो भी एक बहुत बड़ा यंग एज लड़कों में जो जाते हैं, तो एक तो उनकी बाइक्स हो गई, एक उनका जिम में इस तरह के हैबिट, और फिर वो हेवी लिफ्टिंग भी करना चाहते हैं और गाइडेंस अच्छी होती नहीं है। ज़्यादातर जिम तो ऐसे ही खुले हुए हैं, बहुत सारे गाइडेंस वाले बहुत कम होते हैं। तो वो जब आप हेवी लिफ्टिंग, जब मैं शुरू में बोला कि कारण होता है कमर के डिस्क निकलने का, तो हेवी लिफ्टिंग भी आपको अगर किसी अच्छे मतलब जो जानकार हैं जिनके गाइडेंस में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये होगी। और ओल्ड एज में तो ज़्यादातर होती है कि कमर दर्द को इग्नोर ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो कमर दर्द जो मेरे पास आते हैं मरीज, जो ज़्यादातर जो 40-50 वाले आते हैं, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस करते करते वो 40 में शुरू हुआ और करते करते 50 और 60 में हमारे पास आते हैं। तो तब तक रोग काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है, तो फिर उनको आराम मिलने में भी समय लगता है और लंबे समय तक फिर दवाई भी उनको खानी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब से हमने स्लिप डिस्क के बारे में पूर्ण जानकारियाँ लिया कि स्लिप डिस्क होता क्या है, किन कारणों से स्लिप डिस्क होता है, इससे परहेज कैसे करेंगे, खान पान क्या करेंगे, योगा कैसे करेंगे। उसका योग जो है, आप जिम जा रहे हैं तो जिम में बहुत ज़्यादा आप उसका लिफ्टिंग नहीं करें,
ये सब डॉक्टर साहब ने बताया, और इस सब बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो हमें उम्मीद है कि स्लिप डिस्क अगर है भी तो उससे बच सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।